हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 31 नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे संचय कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन क्रमचय पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संचय कॉम्बिनेशन। तो देखो, संचय होता क्या है। दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं उन्हें वस्तुओं को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। देखो, क्रमचय परम्यूटेशन में क्या था कि हम क्रम का ध्यान रख रहे थे। उसमें क्रम को इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्रम का ध्यान रखा जाता है, किस क्रम में उन्हें समूह को बनाना है। लेकिन संचय कॉम्बिनेशन में इस प्रकार का कोई रूल नहीं होता कि हम क्रम को ध्यान रखें। या तो दी गई वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेकर या फिर कुछ वस्तुएं लेकर जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार से समूह बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। अब देखो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार से इसे लिखते हैं। मान लीजिए आप n वस्तुओं में से क्या लेकर चल रहे हो, n वस्तुओं में से r लेके चल रहे हो, तो इसे क्या लिखेंगे? NCR। या फिर क्या लिखेंगे? CNR। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे? NR। इस प्रकार से लिखा जा सकता है कॉम्बिनेशन को। संचय को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, जिस प्रकार से परम्यूटेशन का फॉर्मूला था वैसे ही कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है NCR का? NCR को किस प्रकार से हम सरल करते हैं? NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस प्रकार से क्या किया जाता है? इसे सरल किया जाता है। अब ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, विशेष स्थिति। जैसे NCN का मान कितना होता है? 1। और NC0 का मान भी कितना होता है? 1। यानी n वस्तुओं में से अगर n वस्तुएं सभी को क्या किया जा रहा है, सभी का संचय बनाया जा रहा है, तो वो क्या है? 1 होता है। और अगर n वस्तुओं में से 0 का संचय बनाना है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किस प्रकार से पूछा जाता है कॉम्बिनेशन से, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें, जयपुर शब्द अक्षरों से 4 का चयन करना है, अतः कुल कितने समूह की संख्या है? अब देखो, यहाँ पे हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना। क्या नहीं रखना? क्रम का ध्यान नहीं रखना। तो इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या दे रखा है? जयपुर शब्द में कितने अक्षर होते हैं? 6 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया हमारा? 6। शब्द अक्षरों से कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो r का मान कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? समूहों की संख्या यानी क्या मानेगा? 6C4। इसको सरल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। इसे सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू 2। तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा? 15। यहाँ से मान कितना आएगा? 15। यानी उस समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था, परम्यूटेशन में पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था हम कि रजिस्टर्ड परम्यूटेशन क्या होता है। तो ऐसे ही इसमें रजिस्टर्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, किस प्रकार से हमें कोई प्रतिबंध दे रखा हो तो उसको किस प्रकार से सरल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबंधित संचय, रजिस्टर्ड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है n विभिन्न वस्तुओं से r वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या।
आर वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या बतानी है। एन में से कितनी वस्तुएं लेनी है, हमें आर वस्तुएं लेनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके दो फॉर्मूले होंगे, इसके दो फॉर्मूले होंगे। एक होगा जब पी वस्तु सदैव सम्मिलित हो। क्या हो? सदैव सम्मिलित हो। तब तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस पी कॉम्बिनेशन आर माइनस पी, ये होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब पी विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित नहीं हो। जब पी वस्तु क्या नहीं हो, पी वस्तु सम्मिलित नहीं हो, पी वस्तु सम्मिलित नहीं हो, तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला होगा, एन माइनस पी कॉम्बिनेशन आर, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया एन माइनस पी कॉम्बिनेशन आर। ये जब पी वस्तु सम्मिलित हो तब, और ये क्या हो, पी वस्तु सम्मिलित नहीं हो तब। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एन विभिन्न वस्तुओं से आर क्रमागत वस्तुओं के चयन के कुल तरीके। अब देखो क्या दे रखा है, आर क्रमागत वस्तुओं के चयन के कुल तरीके, यानी क्रमागत वस्तुओं के चयन के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला होगा एन माइनस आर प्लस 1। इस प्रकार से अब देखो ये जो रजिस्ट्रेटेड कॉम्बिनेशन है, इसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पंद्रह खिलाड़ियों में से 11 का चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है जबकि एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुना जाता हो। देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सदैव। ये सदैव कुछ कभी कभी ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। सदैव चुना जाता है, अब देखो सदैव चुना जाता है, सदैव चुना जाएगा, 15 खिलाड़ियों में से 11 का चुनाव कितने प्रकार से। अब सदैव चुना जाएगा तो एक खिलाड़ी तो पहले से ही चूज़ हो चुका है, उसको तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो क्या हो गया, पहले से ही चूज़ हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक विशेष खिलाड़ी सदैव चयन से, मतलब एक विशेष खिलाड़ी पहले से ही चयन हो चुका है, तो हमारे पास खिलाड़ियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 15 थी तो कितनी हो जाएगी, 14। और यहाँ पे आर का मान कितना आएगा, आर का मान मतलब 11 का चुनाव कितने प्रकार से करते हैं, तो एक तो हमने पहले से ही चूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 10। आर का मान कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे देखो हमें 14 में से क्या करना है, 10 का क्या करना है, चयन करना है। 14 में से 10 का चयन करना है क्योंकि एक खिलाड़ी तो सदैव शामिल होगा ही। तो यहाँ से मान क्या आएगा, हमारी अभिष्ट संख्या क्या आएगी। फर्स्ट पॉइंट किस प्रकार से हम सरल करेंगे, देखो अभिष्ट संख्या क्या आएगी, 14 में से क्या करना है, 10 का चयन करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे सरल करेंगे, यानी फैक्टोरियल 14 अपॉन में फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से मान आएगा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा फैक्टोरियल 10 अपॉन में कितना आएगा, फैक्टोरियल 10। इसको खोल कर लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा मान आएगा 1001। यानी अभिष्ट संख्याएँ कितनी आ जाएगी हमारी, 1001 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 10 खिलाड़ियों का चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, एक विशेष खिलाड़ी कभी भी न चुना जाए। देखो यहाँ पे कभी भी न चुना जाए, कभी भी न चुना जाए तो मतलब हमें क्या करना है, क्योंकि एक विशेष खिलाड़ी कभी भी न चुना जाए, तो यहाँ से देखो एन का मान तो क्या रहेगा हमारा 14,
एन का मान क्या रहेगा 14, क्योंकि एक खिलाड़ी को तो हम कभी भी चूज़ ही नहीं कर रहे। तो एन का मान कितना हो जाएगा 14 और आर का मान कितना हो जाएगा हमारा 11। क्यों 14 में से किस खिलाड़ी को चूज़ करना है, हमें कितने खिलाड़ियों को चूज़ करना है 11 का। तो यहाँ से अभिष्ट संख्या निकालेंगे तो यहाँ से अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारी 14C11, या फिर इसको क्या ले सकते हैं हम, देखो 14C3। इन दोनों को अगर सरल करेंगे तो मान बिल्कुल सेम आएगा। 14 गुणा 13 गुणा 12 अपॉन में 3 गुणा 2 गुणा 1 इक्वल कितना होता है 364। कितना हो जाएगा 364। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है एन विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी या कम से कम एक, मतलब कम से कम एक का मतलब दे दिया, कम से कम एक को लेकर बनाए जाने वाले संचों की संख्या बतानी है। कम से कम एक तो लेकर चलना है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं। तो उनका देखो क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 विभिन्न वस्तुओं में से एक या अधिक पुस्तक कितने प्रकार से खरीद सकते हैं। 5 विभिन्न वस्तुओं में से एक या अधिक पुस्तक कितने प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। अब देखो यहाँ पे खरीदने के कुल तरीके बताने, 5 में से एक या अधिक, एक या अधिक। अब एक तो है ही है, एक से अधिक है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखो इसको किस प्रकार से हम सरल करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चयन करते हैं तो क्या करेंगे एडिशन कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे 5 में से अगर हम एक वस्तु लेंगे प्लस 5 में से हम कितनी वस्तु चूज़ करेंगे 2, प्लस 5 में से कितनी वस्तु चूज़ करेंगे 3, प्लस 5 में से कितनी वस्तु चूज़ करेंगे 4, प्लस 5 में से कितनी वस्तु चूज़ करेंगे 5। इस प्रकार भी सरल कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला रहा हमारे पास, इससे भी सरल कर सकते हैं। तो यहाँ से मान कितना आएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, ये होता है 32 माइनस 1, यानी कितने तरीके हो गए 31। कितने प्रकार से खरीद सकते हैं हम, 31 प्रकार से क्या कर सकते हैं वस्तु को खरीद सकते हैं। इसको सरल करोगे तब भी मान कितना आएगा हमारा 31। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे ही, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है P प्लस Q विभिन्न वस्तुओं को P तथा Q वस्तु के समूह में विभाजित करने के कुल तरीके। P प्लस Q विभिन्न वस्तुओं को P तथा Q समूह में विभाजित करने के कुल तरीके बताने हैं। तो यहाँ पे देखो P प्लस Q वस्तुओं को किस में विभाजित करना है, P में विभाजित करना है, या फिर P प्लस Q वस्तुओं को किस में विभाजित करना है, Q में विभाजित करना है। तो इसको किस प्रकार से सरल कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल P प्लस Q अपॉन में फैक्टोरियल P और फैक्टोरियल Q। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मान लीजिए आपको P प्लस Q विभिन्न वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में विभाजित करना है या फिर 2 समूह में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P प्लस Q वस्तु को अगर किस में करना हो, 2 समूह में विभाजित करना हो, तो जितने भी समूह में विभाजित करना होता है उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 समूह के लिए। दो समूह में विभाजित करने पर क्या मानेगा, फैक्टोरियल P प्लस Q अपॉन में फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2।
तो ये क्या हो गया, 2 समूह। अगर आपको 3 दे दे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है n एक समान वस्तुओं के r समूह में विभाजित के कुल तरीके। n एक समान वस्तुओं यानी सारी वस्तुएं क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। उसमें से r वस्तुओं के विभाजन के कुल तरीके कितने होंगे, मतलब किस प्रकार से उनके समूह बनाए जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये सॉरी फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास n एक समान वस्तुओं, n एक समान वस्तुओं के r समूहों में विभाजन के कुल तरीके जबकि खाली समूह सम्मिलित नहीं हो। देखो जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें तो खाली समूह सम्मिलित किया गया था, यानी सारे समूह को उसमें हमने क्या किया था, सम्मिलित किया था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, खाली समूह को सम्मिलित नहीं करना है। तब क्या करेंगे हम, कुल तरीके कितने हो जाएंगे हमारे, कुल तरीके क्या होंगे, n माइनस 1 c r माइनस 1। c का मतलब है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, संचय। क्या करना है, हमें चयन करना है, और उसका चयन हम किस प्रकार से करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है NCR का महत्तम मान, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR की अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें भी देखो कंडीशन, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, जब n क्या हो आपके पास, विषम हो। जब n विषम हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले r का मान निकालेंगे। r का मान निकालेंगे n माइनस 1 अपॉन में 2, या फिर कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2। इस पर क्या होगा, NCR का महत्तम मान होगा। यानी सबसे पहले हमें r का मान निकालना है, और जो भी मान आएगा वो हमारा क्या आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। कंडीशन क्या है, जब n क्या हो, विषम हो। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि n क्या हो, सम हो। सेकंड कंडीशन है जब n सम हो तो r का मान क्या, कैसे निकालेंगे, n अपॉन 2। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी संचय का। 15 CR तथा 18 CR के महत्तम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें r का मान नहीं दे रखा, लेकिन n का मान तो दे रखा है। n का मान देखो यहाँ पे 15 है, 15 क्या है यहाँ पे, विषम है। 15 क्या है यहाँ पे, विषम। 15 यहाँ पे विषम है, तो r का मान कैसे निकालेंगे, r का मान निकालेंगे n माइनस 1 अपॉन में 2, या फिर n प्लस 1 अपॉन में 2। तो r का मान यहाँ से कितना आएगा, 15 माइनस 1 अपॉन 2, या फिर 15 प्लस 1 अपॉन 2। यानी यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से r का मान आ जाएगा 7, या फिर कितना आ जाएगा, 8। तो ये जो 7 और 8 है, यहाँ पर 15 CR का मान क्या मिलेगा, हमें महत्तम मान मिलेगा। क्या मिलेगा, महत्तम मान मिलेगा। अब देखो उसको किस प्रकार से सरल करते हैं। 15 CR
महत्तम मान क्या होगा, 15c, आर के स्थान पे 7 रख देंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। या फिर क्या होगा, दूसरा रखेंगे तो वो होगा 15c 8, तो ये क्या आएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 8। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये सरल कर लो या फिर ये सरल कर लो, मान तो बिल्कुल क्या आएगा सेम आएगा, और वो क्या आएगा 15c का महत्तम मान आएगा। अब दूसरा है 18c का, दूसरा क्या है 18c का, 18c का महत्तम मान। अब यहाँ पे निकालेंगे तो हमें पता है कि 18 क्या है, सम संख्या है, 18 क्या है हमारा सम संख्या। तो यहाँ से देखो सम संख्या के लिए क्या होता है, सम संख्या के लिए r का मान क्या होगा n/2, यानी 18/2 कितना आ जाएगा हमारा 9। अब ये मान हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या मान आएगा हमारा महत्तम मान आ जाएगा 18c9। अब 18c9 को तो हम सरल कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो 18cr का महत्तम मान कितना होगा 18c9, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल n होगा, तो ये n-r होगा, तो ये हो जाएगा 9 और फैक्टोरियल 9। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, महत्तम मान को निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू को। अब देखो हमने संचय के ज़्यादातर पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, अब कुछ फॉर्मूला हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पूर्ण संख्या के भाजक, डिविजर ऑफ ए होल नंबर्स। होल नंबर्स का हम डिविजर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें यदि किसी संख्या p के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हो, जैसे मान लीजिए p1 आ रहा है m1 बार, कितनी बार आ रहा है m1 बार आ रहा है, ऐसे ही p2 आ रहा है m2 बार, ऐसे ही अगर p3 आ रहा है कितनी बार m3 बार। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, pn आ रहा है mn बार। इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जैसे p का मान कितना होगा, p1 की पावर m1 इंटू p2 की पावर m2 इंटू p3 की पावर m3 डेश डेश pn की पावर कितना हो जाएगा mn। तो ये हमारे क्या हो गई, मान लीजिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वैसे तो हम ये नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक इसमें भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। p के भाजकों की संख्या, यानी सबसे पहले भाजकों की कुल संख्या पूछे तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो ये पावर दे रखी है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो ये पावर है उसमें +1 करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो भाजकों की कुल संख्या आ जाएगी, जैसे m1 + 1, m2 + 1, m3 + 1 डेज डेज कहाँ तक कर देंगे mn + 1। जितने भी गुणनखंड हुए हैं उनमें प्लस की पावर में +1 जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा, तो वो भाजकों की कुल संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है p के वास्तविक भाजकों की कुल संख्या, p के वास्तविक भाजकों की कुल संख्या, तो वो भी क्या होगी, जैसे ये पावर में मान आ रहा है m1 m2 m3, इसमें 1 जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, m1 + 1 m2 + 1 m3 + 1 डेज डेज कहाँ तक चलेगा mn + 1, और इसमें से क्या कर देंगे -2 कर देंगे। अब देखो इसमें 1 तथा p सम्मिलित नहीं है, तो 1 तथा p को क्या नहीं करना है, ध्यान में रखना है, 1 और p सम्मिलित नहीं है, यानी इनको हमने इसमें क्या नहीं किया, काउंट नहीं किया, सम्मिलित नहीं है। इस बात का क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है p के सभी भाजकों का योग,
अगर p के सभी भाजकों का हमें योग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, जैसे P1 तो ऐसा कैसा आएगा, M1 में एक जोड़ेंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे, अपॉन में P1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, P2 M2 + 1 -1 करेंगे और P2 -1। इस प्रकार से डेश डेश कहाँ तक करेंगे, जितने गुणनखंड है उतने तक, जैसे n तक है तो n गुणनखंड तक करेंगे, mn + 1 - 1 अपॉन में Pn -1। इस प्रकार से क्या करेंगे, p के सभी भाजकों का क्या कर सकते हैं, हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास 360 के भाजकों की संख्या, क्या पूछा है, भाजकों की संख्या एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, जैसे 360 के अभाज्य गुणनखंड तो हम सबको करने आते ही हैं। अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो गुणनखंड करना उनके लिए कोई हार्ड काम नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर क्या हो गया 1। इस प्रकार से आ गए। तो यहाँ पे देखो P1 का मान कितना गया 2, P2 का मान कितना आ गया 3 और P3 का मान क्या आ गया हमारे पास 5। ऐसे ही M1 का मान कितना आ गया 3, M2 का मान कितना आ गया 2 और M3 का मान कितना आ गया 1। कितने गुणनखंड हो गए अभाज्य इसके 3। तो हमें क्या निकालना है, भाजकों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की जो पावर है उसमें एक जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो पावर में 3 है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 2 + 1 1 + 1, यहाँ से मान कितना आएगा 4 × 3 × 2, यानी मान कितना गया हमारा 24। तो भाजकों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। देखो कई बार तो हम क्या कर लेते हैं, छोटी संख्या हो तो हम कर लेते हैं, ऑप्शन से भी कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको बड़ी संख्या दे दे तो उसको किस प्रकार से सोल्व, तब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब भाजकों का योग का भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला बताया था, जैसे इसमें कितने हैं, तीन अभाज्य गुणनखंड है तो P1 M1 + 1 - 1 अपॉन में P1 -1। ऐसे ही P2 M2 + 1 - 1 और ये हो जाएगा P2 -1। एक और है P3 की पावर M3 + 1 - 1 और ये हो जाएगा P3 -1। यहाँ पे मान रख देंगे, हमारे पास सारे मान हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 1 अपॉन में 2 - 1। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1 अपॉन में 3 - 1। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 - 1 अपॉन में 5 - 1। इस प्रकार से सरल कर लेंगे भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए। इसे आगे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 होता है, -1 भाग भी 1 से जाएगा तो ये हो जाएगा 15 गुणा ये हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यानी ये 26 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 की पावर 2 यानी 25 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1170, यानी भाजकों का योग कितना आ गया हमारा 1170। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भाजकों की संख्या तथा भाजकों का योग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम, सम इम्पोर्टेंस ज्योमेट्री रिजल्ट, यानी क्रमचय और संचय से हम कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। और देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यदि किसी समतल में n बिंदु स्थित है जिनमें से m क्या है, m <n n समरेख हो, यानी अगर m हो वो क्या हो, समरेख हो। यदि किसी समतल में n बिंदु स्थित हो
मान लीजिए आपके पास एक समतल है जिसमें क्या है, n बिंदु स्थित है। इस प्रकार से कितने बिंदु स्थित हैं, n बिंदु स्थित है, n बिंदु स्थित है। और जो m बिंदु है वो क्या है, सरेख है। सरेख का मतलब समरेख है, मतलब एक ही रेखा में स्थित है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तो n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या। सरल रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला होता है, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्या पूछ ले, कुल सरल रेखाओं की संख्या, कंडीशन क्या होनी चाहिए, m का मान लेस देन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। सेकंड बिंदु है B, क्या है, n बिंदुओं को मिलाने वाले मिलाने से प्राप्त कुल त्रिभुजों की संख्या। क्या पूछ ले, त्रिभुजों की संख्या। तो देखो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो NC3 माइनस MC3, ये फॉर्मूला होगा त्रिभुज के लिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि समतलीय रेखाओं के 2 समूह है, समतलीय रेखाओं के 2 समूह है में एक में m समांतर रेखाएं हैं, दूसरे में n समांतर रेखाएं स्थित है, जो पहले समूह की सभी रेखाओं को क्या करती है, काटती है, तो इन रेखाओं से बनाए गए समांतर चतुर्भुज की कुल संख्या क्या होगी। समांतर चतुर्भुज की कुल संख्याएं क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा MC2 मल्टीप्लाई NC2। ये किसका होगा, समांतर चतुर्भुज की कुल संख्याएं ज्ञात करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास n क्रॉस n आकार के, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आकार के वर्ग में किसी भी आकार के आयतों की कुल संख्या, आकार के आयतों की कुल संख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे आयतों की संख्या निकालनी है, n क्रॉस n आकार के वर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, समीशन r का मान 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n तक, और r क्यूब। अब हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला ये होता है। ये मैंने मैट्रिक्स वाली क्लास पढ़ाई थी, या फिर जो भी क्लास याद नहीं है मेरे टॉपिक कौन सा पढ़ाया था, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको करवाए थे। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास, ये तो देखो क्या थी, आयतों की संख्या। अगर हमें पूछ ले वर्गों की संख्या, क्या पूछ ले, वर्गों की संख्या, और n क्रॉस n आकार के वर्ग में किसी भी आकार के वर्गों की कुल संख्या निकालनी हो तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, यानी समीशन r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n और r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार से हम आयतों की कुल संख्या निकाल सकते हैं और वर्गों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। देखो ये जो हमने डायरेक्ट पढ़ा है कि यहाँ पे हमने पढ़ा है होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का प्रथम
n प्राकृत संख्याओं के घनों का, प्रथम प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, ये हम जो भी फॉर्मूला निकलते हैं वो क्रमचय और संचय से ही निकलते हैं। तो ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, और याद ना हो तो हम इन्हें क्या करें, बार बार रिवाइज करें, लिख कर पढ़ें, ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चन समझ में भी आए। और मैथ में सबसे मेन पॉइंट होता है कि बार बार आप रिवाइज करो, लिख कर करो, नोट्स खुद के बनाओ, और रफ रजिस्टर या लेकर साथ में बैठो, और प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास n भुजा के बहुपद के विकर्ण की कुल संख्या। बहुपद के विकर्ण की कुल संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, NC2। n भुजा के कोई भी आपको क्या दे दे, बहुपद के विकर्णों की संख्या पूछे, बहुभुज दे दे, n भुजा के कोई भी आपको बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या, यहाँ पे ये बहुभुज है, बहुपद लिख दिया, सॉरी, बहुभुज। n भुजा के कोई भी बहुभुज दे दे आपको और विकर्णों की कुल संख्या पूछे, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, NC2 माइनस n। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम विकर्णों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि L1 तथा L2, यदि L1 तथा L2 दो सरल रेखाएं हैं जिन पर क्रमशः M तथा N बिंदु स्थित हैं, क्या है, M तथा N बिंदु स्थित हैं, तब इन M बिंदुओं को N बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंडों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला होगा, MC2 इंटू NC2। अगर इसे सरल करके लिखेंगे तो क्या मानाएगा हमारा, M-1 अपॉन में फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू, इसको सरल करेंगे तो N-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम, M-1 और N-1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और फैक्टोरियल 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो गई, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, L1 तथा L2 दो सरल रेखाएं जिन पर क्रमशः M तथा N बिंदु स्थित हो, तब इन M बिंदुओं को N बिंदुओं से मिलाने वाली, M बिंदुओं को किससे मिलाना है, N बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंडों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। अब देखो, हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो भी फॉर्मूला थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हम लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, और इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, TGT एग्ज़ाम हो या PGT की एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट की हो या फिर जैसे KVS हो, NVS हो, इस प्रकार की कोई भी TGT PGT मैथ की एग्ज़ाम हो, उसमें इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखो, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, यानी N वस्तुओं में से अगर R वस्तुओं का परम्यूटेशन निकालना हो, क्रमचय निकालना हो। देखो, परम्यूटेशन में तो क्रम को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना है, समूह बनाने हैं, और संचय में क्रम का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्रम का। क्रम को ध्यान में ना रखते हुए जो समूह बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं संचय, और क्रम को ध्यान में रखते हुए जो भी समूह बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं क्रमचय। तो यहाँ पे फॉर्मूला NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल L अपॉन फैक्टोरियल N-R, और NCR, C का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, संचय, P का मतलब परम्यूटेशन, NCR फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R NCR। यहाँ पे NPR और NCR में क्या संबंध होता है, फैक्टोरियल R को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास NCR। तो NCR को अगर इस टाइप से लिखा हुआ हो तो हम N-R लिख सकते हैं। देखो, कई बार N की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी जाती है तो उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला होता है कि अगर NC
अक्स बराबर एन सी वाई हो। इस प्रकार से अगर संचय बराबर हो तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि अक्स का मान किसके बराबर होगा, वाई के, या फिर इन दोनों का जो योग है वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। 6 फॉर्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। इस प्रकार से हो तो क्या लिख सकते हैं उसे, एन प्लस 1 सी आर, ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 7 नंबर का फॉर्मूला क्या है कि अगर एन सी आर इक्वल क्या होगा, एन अपॉन आर या एन माइनस 1 इंटू में है सी आर माइनस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आठ नंबर का फॉर्मूला है कि एन सी आर माइनस एन माइनस 1 सी आर इक्वल क्या होगा, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, इस प्रकार से फॉर्मूला होगा। ये देखो क्रमचय और संचय के फॉर्मूले हैं, जो आप को याद रखोगे तो क्वेश्चन को सरल करने में आपको आसानी होगी और कम से कम टाइम में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक है एन सी एन या फिर एन सी, ज़ीरो का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये 10 नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास कि एन सी 1 और एन सी एन माइनस 1 का मान हमेशा कितना होता है, एन होता है। इस प्रकार से सरल कर सकते हैं हम। जैसे आपको एन के स्थान पे 5 दे दिए, जैसे 5C1 या फिर दे दे 5C4, इस प्रकार से मान दे दे तो इसका मान क्या आएगा, 5 आएगा। एग्जाम्पल तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूले हो गए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं, और परम्यूटेशन के फॉर्मूले में कुछ रिलेशन भी हैं, उनको भी आप याद कर सकते हो। और देखो ये जो टॉपिक है इसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, कल की जो क्लास थी उसमें भी मैंने क्रमचय के बारे में पढ़ाया था, आज वाली क्लास में संचय के बारे में पढ़ाया है। और अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नैतिक मैथ क्लासेस को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।